बाढ़ में चुड़ैल की डोली। हरिनगर के एक छोटे से गांव में एक विमला नाम की औरत अपनी बेटी काजल के साथ रहती थी। विमला का पति भूपेश अंधा था। एक दुर्घटना के दौरान उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। तब से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ काजल अब शादी के लायक हो गई थी और विमला को उसकी शादी की चिंता दिन रात खाई जा रही थी। एक दिन विमला अपने पति भूपेश से कहती है, अजी, बिटिया कितनी बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी करनी होगी। कोई अच्छा सा लड़का मिले तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं। तुम चिंता मत करो, मैं आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मुझे अपनी बेटी का ख्याल है, इसलिए मैंने आज ही घर पर पंडित को बुलाया है। लेकिन शादी तो कर देंगे, पर शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैं जितना कमाती हूँ इतने में केवल घर का खर्चा ही चल पाता है। देखो विमला, हम गरीब लोग हैं और मैं लड़के से पहले ही कह दूंगा कि हम केवल 2 जोड़े में अपनी लड़की विदा करेंगे। अरे भला इस तरह कोई मानता है क्या? आजकल तो शादियों में खूब सारा दहेज चलता है, उतना दहेज कहाँ से लाएंगे हम लोग? तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो हमारी बिटिया के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। तभी उनके घर में पंडित जी आ जाते हैं और लड़कों की फोटो दिखाने लगते हैं, जिसमें से विमला को एक तस्वीर पसंद आती है। अरे ये लड़का तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, हमारी बिटिया की जोड़ी इस लड़के के साथ तो बहुत ही अच्छी लगेगी। लेकिन ये लड़का करता क्या है? अरे बहन जी, लड़का तो आपने खूब अच्छा पसंद किया है। आपको पता है, ये वकील है, वकील। हमारी बिटिया नोटों में खेलेगी, नोटों में। तभी विमला मायूसी के साथ कहती है, जितनी अच्छी नौकरी उतना ही ज्यादा दहेज। नहीं नहीं, हमें कोई दूसरा लड़का दिखाओ। अरे अरे, ये कैसी बात कर रही हो बहन जी? हम सारे रिश्ते ऐसे लेकर आए हैं जो आपसे एक आना भी दहेज में नहीं मांगेंगे। क्या कहा? सच कह रहे हो पंडित जी? लेकिन आज के जमाने में ऐसे कौन लोग हैं जो दहेज न लें? लगता है साक्षात राम जी हमारी बिटिया के लिए पधारे हैं। अरे भाई साहब, आप दहेज की चिंता ना करो, ये सब तो मैं अपने आप संभाल लूंगा। आप दोनों तो बिटिया की शादी की तैयारियां करो, तैयारियां। इतना कहकर पंडित वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों में विमला भूपेश दोनों मिलकर काजल की शादी उसके पति विवेक से करवा देते हैं। लेकिन लड़के की तरफ से बारात में कोई खास लोग नहीं आते, केवल उसकी माँ और उसका पिता ही मौजूद होता है। जिसके बाद विवेक शादी करके काजल को अपने घर ले आता है। शादी के बाद काजल अपनी सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और घर के एक एक काम को बहुत ही अच्छे से करती है, जिसकी वजह से लड़के की माँ सरला बहुत ज्यादा खुश होती है। एक दिन सरला काजल के पास आती है और उससे कहती है, देख बहू, आज मेरी कुछ खास सहेली आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि तू उन लोगों के सामने कुछ ना कहे। अगर वो सब तुझे कुछ कहे तो तू चुपचाप वहाँ से चली जाइयो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। सरला की बात सुनने के बाद काजल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में सरला की सभी सहेलियां उसके घर पहुंच जाती हैं और वो सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात कर रही होती हैं। तभी काजल नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है और नाश्ता रखने के बाद वो वहां से जाने ही वाली होती है कि इतने में सरला की सहेली किरण उससे कहती है, अरे सरला, क्या बात है? हर साल तेरे घर की नौकरानी बदलती रहती है क्या? ये सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। वो सरला की तरफ देखती है, लेकिन चुपचाप बिना कुछ कहे रसोई घर में चली जाती है। कुछ देर बाद सरला की सभी सहेलियां वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद सरला काजल के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू, देख मेरी सहेलियों का बुरा मत मानियो, वो बड़े घर की हैं, इसीलिए थोड़ी नक चढ़ी हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा कहकर काजल अपने कामों में लग जाती है। जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस दिन विवेक को बारिश की वजह से ड्यूटी से आने में काफी देर हो जाती है। जैसे ही विवेक ड्यूटी से वापस आता है तो सबसे पहले अपनी माँ से मिलने जाता है। विवेक के आने की आहट काजल को पता चल जाती है, जिसके बाद वो नींद से उठकर एक गिलास पानी लेकर विवेक को देने के लिए अपनी सास सरला के कमरे की तरफ जा रही होती है। लेकिन तभी उसे अपनी सास के कमरे से सरला और विवेक के बात करने की आवाज आती है। अरे इतना क्यों चिल्ला रहा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उस 2 कौड़ी की गंवार औरत के साथ मेरी शादी करके।
मैं संजना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता था। एक केवल घर में नौकरानी लाने के चक्कर में आपने मेरी शादी एक गंवार लड़की से करवा दी। ये बात संजना को पता चल गई है, अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रही। देख मेरे बच्चे, तेरी शादी संजना से ही होगी। कुछ ही समय में मैं तेरी शादी संजना से करवा दूंगी और तुझे बेंगलोर भेज दूंगी। तुम दोनों आराम से एक साथ रहना और इस गवार को मैं ये कह दूंगी कि तुम बिजनेस के लिए बाहर गए हो। ये सब काजल दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है। अरे ये क्या? इसका मतलब मुझे इस घर में केवल एक नौकरानी की हैसियत से लाया गया है। इस घर में मैं एक नौकरानी हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। काजल रोते हुए छत पर भाग जाती है। छत पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद काजल छत पर से कूदकर अपनी जान दे देती है। जैसे ही काजल की आत्महत्या की बात विवेक को पता चलती है, वो बहुत खुश होता है और वो अगले ही दिन अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। माँ, बहुत हुआ। देखो, काजल ने भी अपनी जान दे दी। अब मैं संजना को शादी करके यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, मैं तेरी खुशियों में शामिल हूँ। दोनों तरफ परिवार में शादी का सिलसिला उठ जाता है। धीरे धीरे रस्में भी शुरू हो जाती हैं और वो दिन भी आ जाता है जब विवेक और संजना की शादी होने वाली होती है। माँ, आखिरकार आज संजना डोली में बैठकर हमारे घर आ जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ। माँ, चलो बारात लेकर चलते हैं। विवेक बारात लेकर संजना के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी होने लगती है। शादी करके विवेक संजना को डोली में बिठाकर अपने साथ लेकर आने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में काजल की चुड़ैल ये सब देख लेती है। कितने बेशरम है ये लोग। मेरे मरते ही विवेक जी ने दूसरी शादी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। तभी अचानक से बादलों में बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। विवेक बहुत ही मुश्किल से संजना की डोली को इतने पानी में लेकर चल रहा होता है। अरे चिंता मत करो संजना, मैं तुम्हें सही सलामत घर तक ले जाऊंगा। विवेक संजना को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। डोली में से जैसे ही संजना बाहर आती है, विवेक संजना का घूंघट उठाते हुए कहता है, देखो मेरी जान, हम अपने घर पहुंच ही गए। आज के बाद हम दोनों एक साथ मेरे घर में रहेंगे। घूंघट ऊपर उठते ही घूंघट के नीचे एक बहुत भयानक चुड़ैल होती है, जिसे देखकर विवेक हक्का बक्का रह जाता है। चुड़ैल? संजना, मेरी संजना कहाँ है तू? चुड़ैल, तूने मेरी संजना के साथ क्या किया? बता चुड़ैल, कौन है तू? मैं काजल हूँ, जिसे तुम अपनी माँ के साथ नौकरानी बनाकर अपने घर लेकर आए थे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे कैसे माफ कर दूं? जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहते ही चुड़ैल विवेक को मार देती है, साथ ही साथ उसकी माँ का गला घोंटकर उसे भी मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लंबी गर्दन वाली बहू। दूर दराज कमल नंदा गांव में रहने वाला मानिक जमींदारों के खेतों में बटाईदार के तौर पर खेतीबाड़ी करके अपनी जीविका चलाता था। परिवार में केवल मानिक और उसकी बेटी गिन्नी रहा करते थे। गिन्नी काफी रूपवती और संस्कारी थी, लेकिन कहते हैं ना, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। दरअसल गिन्नी की गर्दन एकदम ना के बराबर थी, जिसके चलते उसे गांव के लोगों की जली कुटी बातें सुननी पड़ती थी। अरे देखो सहेलियों, बिना गर्दन वाली गिन्नी चली आ रही है। हाँ, क्यों रे गिन्नी, तुझे हमारी बातों से फर्क नहीं पड़ता क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स अपने आप में पूरी तरह से पूरा नहीं। ईश्वर ने हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर दी है, ताकि इंसान घमंड से अपनी बोही न चढ़ाए। गर्दन भले ही चिन्नी सी है तेरी, लेकिन जुबान गज भर लंबी। वो सभी गिन्नी की छोटी गर्दन की खिल्ली उड़ाकर चल देती हैं। गिन्नी उदास मन से घर लौटती है, जहाँ उसका पिता कहता है, अरे गिन्नी बिटिया, तेरी आंखें नम क्यों हैं? कुछ नहीं पिताजी, शायद आंख में कचरा चला गया होगा। बिटिया, भले मैं तेरा पिता हूँ, लेकिन तुझे माँ बनकर पाला है। तेरी कम गर्दन तेरी खुशियों की राह का रोड़ा बनकर रह गई है। एक रोज सुखपाल नाम का एक व्यक्ति उसके घर दस्तक देता है। सुखू, तू कितने बरस बाद तुझे देखा है मेरे यार। अरे बस पूछ मत, ब्याह का हुआ, ससुरा जेल के कैदी बनकर रह गया था।
दोनों ने जवानी से बुढ़ापे की डगर में कदम रख दिया था। एक संग काशी चलल अबही की बाकी है मनु। अरे गिन्नी बिटिया जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त कर। कुछ ही पलों में गिन्नी हाथ में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है, जहां मानिक परिचय देते हुए कहता है, सुखलाल ये है मेरी बिटिया, और बिटिया ये है मेरा जिगरी यार। गिन्नी मुस्कुराकर सुखलाल के पांव छूकर आशीर्वाद लेकर रसोई के भीतर चल देती है। फिर सुखपाल कहता है, मनु ये तोहार बिटिया है? हाँ सुखू, कई रिश्ते तलाशे बिटिया की खातिर, लेकिन कम गर्दन के चलते बात कट जाती है। मनु तोहार बिटिया हमके आपन बिटवा के वास्ते भाग गई है। रूप से रागिनी, स्वर से सरस्वती, गुणों से भरी पूरी, एकदम ऐसा नहीं बहुरिया की तलाश थी हमका। ये सुनकर मानिक फूला नहीं समाता और कहता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस कदर तूने इस जवान बेटी के बाप की चिंता खत्म कर दी। खुशियां तुम्हारी अखीन के झरोखे से फुटकर बहत है मनु। दोनों के घरों में शहनाइयों की गूंज के साथ शादी की धूम धड़ाक मची हुई होती है। मंडप में खड़े दुल्हा दुल्हन को देख हेमलता हंसी उड़ाती हुई कहती है, अरे सुखलाल भाई साहब, क्यों भरे समाज में व्यंग का पात्र बन रहे हो? दुनिया की सारी भली चंगी लड़कियां मर गई थी, जो ये बिन गर्दन वाली लड़की को अपने चांद से बेटे के पल्ले जबरन बांध रहे हो। हेमलता, तुम शुभ काम में अपन निमकौड़ी मुंह बंदी नहीं रख सकत हो। अरे तू खाड़ काहे है? बहू के गले में वरमाला डाल। अरे कहाँ डाले वरमाला? इस कुत गर्दन की तो रत्ती भर भी गर्दन नहीं। ऋषभ गुस्से से झटपटाकर माला गिन्नी की गर्दन में डालता है, लेकिन वरमाला नाटी गर्दन की कमी के चलते सरक कर जमीन पर चित हो जाती है। ये लो भैया, बन गया खुशनुमा माहौल। रीति रिवाज के साथ गठबंधन होता है, जिसके बाद गिन्नी ससुराल में कदम रखती है, जहां उसकी सास अपर्णा रूखे स्वर में कहती है, भले ही तू टोहने टोटके के बलबूते पर इस घर की बहू बन गई, लेकिन यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। ससुराल का शासन क्या होता है ये तुझे अब जान पड़ेगा। आधी रात सभी के सो चुकने के बाद अपर्णा रसोई में आकर खुराफाती हरकत करते हुए कहती है, कल देखती हूँ कैसे ये बिन गर्दन की बला इस ऊंची खाने से सामान खोजती है। तड़के सवेरे उठकर गिन्नी घर का सारा कामकाज निपटा कर नहा धोकर किचन में कदम रखती है। ये क्या, मसालों के डिब्बे तो इतनी ऊंचाई पर है, क्या करूं? लाख कोशिश के बावजूद भी गिन्नी छोटी गर्दन के चलते सामान नहीं खोज पाती। तभी अपर्णा रसोई में आकर डींगे हाँकते हुए बोलती है, तो चाहे जितना भी गर्दन लपकाने की कोशिश कर ले, बित्ते भर की चिड़िया, बिन गर्दन यही होगा। मुझे देख, लंबी चौड़ी गर्दन के चलते क्षण भर में खोज लिया कहाँ क्या धरा है। अपर्णा हर दिन गिन्नी की नाटी गर्दन के चलते उसकी खातिर मुसीबत पैदा करती है। फिर एक रात, अरे ओ नासपीटी, जिंदा है कि निपट गई? जी सासू माँ, बुलाया? बिजली विभाग से खबर आई है कि आज रात बिजली गुल होने वाली है। ये बिछौने छत पर ले चल। पर माँ जी, मैं कैसे? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तेरी तो गर्दन ही गुल है। अपर्णा एक बार फिर गिन्नी की गर्दन का मजाक बनाती है। आधी रात सभी नींद में डूबे होते हैं, तभी गिन्नी की गर्दन एकदम से लंबी हो जाती है। सवेरे सभी ये देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। अरे ये क्या बला है? एक ही रात में तेरी गर्दन जिराफ की जैसी लंबी कैसे हो गई? माँ, इसकी लंबी गर्दन के चलते मैं इसके आगे छोटा हो चुका हूँ। ऐसे तो गांव देहात में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। बहुरिया, इनकी दकियानूसी बात छोड़, तू चल हमारे संग। सुखलाल उसे लिए डॉक्टर के पास दौड़ता है, जहां डॉक्टर उसकी घंटों जांच पड़ताल करके कहता है, देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसा किसी किसी के संग होना लाजमी है। कुछ लोगों की लंबाई उम्र के साथ, मगर किसी की उम्र गुजरने के बाद बढ़ती है। गिन्नी की एकदम से बड़ी गर्दन इसी का लक्षण। अस्पताल से आते ही गिन्नी को जोरों की भूख जान पड़ने पर वो खाने पर टूट पड़ती है, जिसे देख अपर्णा कहती है, अचानक इसमें भूत तो सवार नहीं हो गया? देखो कैसे भूखे जानवरों की तरह जुगाली किए जा रही है। अब हर दिन के साथ गिन्नी की गर्दन लंबी होती जा रही थी, जिसे देख अपर्णा गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, बेहिसाब खा खा कर मेरी ये लंबी गर्दन वाली बहू घोड़ी हुए जा रही है। आज इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। अपर्णा रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा देती है। गिन्नी झरोके से छुपकर ये देखकर मुस्कुराते हुए दबे पांव वहां आकर कहती है, सासू जी भी कितनी मंदबुद्धि है, उन्हें क्या लगा कि ऐसे कद्दू तरकीब से वो मुझे रोक लेंगी? गिन्नी रसोई घर की खुली खिड़की से अपनी लंबी गर्दन अंदर घुसाकर सारा खाना सफा चट कर जाती है। तभी सरोजा के घर में हुड़दंग मचता देख वो उनके घर जा धमकती है। अरे सरोजा काकी,
क्या हुआ, इतना शोरगुल क्यों? बहू, ना जाने मुआ एक जहरीला सांप मेरे घर में आ घुसा और छज्जे पर कुंडली मारे बैठा है। गिन्नी चालाकी से अपनी लंबी गर्दन उठाकर छज्जे के कोने में बैठे सांप को आहिस्ते से पिटारे में बंद कर देती है। घबराइए मत, खतरा टल चुका है। शुक्रिया बहू, तेरी लंबी गर्दन के चलते हम सभी की जान बच गई। अरे ऐसा भी कौन सा बड़ा तीर मार लिया इसने? ज्यादा वाहवाही न करो, वरना कहीं यही अपनी लंबी गर्दन हवा में न उड़ने लगे। जानबूझकर गिन्नी की जलोकड़ी सांस उसे नीचा दिखाती है। एक रात गांव में दो चोर घुस आते हैं, जिनकी आवाज सुनकर गिन्नी की आंख खुल जाती है। ये देर रात किसकी बुदबुदाने की आवाज है? अरे मंगल, सुना है कि ये गांव काफी मालामाल है, तभी तो हम जैसे चालाक चोर इसको कंगाल बनाने आए हैं। अच्छा, तो ये दोनों चोर चोरी के इरादे से आए हैं। मुझे कुछ करना होगा। चोर शातिरता से सभी के घरों से हाथ साफ करके भागने लगते हैं। झाड़ियों के पीछे छुपी गिन्नी उन्हें आता देख अपनी लंबी गर्दन बढ़ाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे दौड़ो गांव वालों, गांव में चोर घुस आए हैं। आवाज सुनकर पूरा गांव आधी रात मैदान में जमा हो जाता है। अरे मंगल, अब क्या होगा? अब तुम्हारा अमंगल होगा। इस जिराफ जैसी गर्दन वाली औरत ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। सभी मिलकर चोरों की कुटाई करके उन्हें सबक सिखाकर कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करत हो, ससुर के नाती। ये सब देख अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू के सामने पछतावा जाहिर करके कहती है, बाबू, मुझे माफ कर दे। आज केवल तेरी लंबी गर्दन के चलते इस गांव को भारी नुकसान होने से बच गया। अंत में अपर्णा अपनी लंबी गर्दन वाली बहू को हंसी खुशी स्वीकार कर लेती है। भूतिया कसाईयों का बाजार। चारों तरफ जोर शोर से आवाज लगाई जा रही थी। सभी यहाँ से वहां कसाई से बाजार में मीट खरीदते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी आसमान से एक भूत उड़ता हुआ वहां से गुजर रहा होता है। अरे वाह, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ मांस ही मांस हो। तभी भूत एक पेड़ के ऊपर से छुपकर बाजार की तरफ देख रहा होता है। ओए होए 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 होए, ये लोग क्या कर रहे हैं? लगता है ये लोग कसाई हैं, कसाई। तभी तो जानवरों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं। तभी भूत के पेट से अजीब सी आवाज आती है, जिसके बाद भूत अपने आप से कहता है, अरे बाप रे बाप, मेरे पेट में तो मरोड़े उठ रहे हैं। अब इनका क्या करूं? बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ पेट में नहीं गया तो भूचाल आ जाएगा। तभी भूत कसाईयों के बाजार में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक कसाई वाले के पास जाकर उससे कहता है, अरे भाई साहब, जरा मुझे ये मीट मिलेगा? ये वाला मीट 240 रुपए किलो और ये वाला 180 रुपए किलो है। तुम्हें कौन सा चाहिए? अरे मीट तो मीट होता है, जाना तो पेट में ही है। तुम मुझे कोई सा भी दे दो। भूत की बात सुनकर कसाई उसे मीट काट कर दे देता है, जिसके बाद भूत मीट ले जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठकर आराम से खाने लगता है। तभी वहां भूत का दोस्त प्रकट होता है। अरे अरे, अकेले अकेले खा रहा है, मुझे तो तूने पूछा भी नहीं। देख भाई, मेरे पेट में भूचाल मचा है। अगर मैंने इस मीट को नहीं खाया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। इसलिए मुझसे दूर रहे और मुझे मेरा मीट खाने दे। बस भाई, यही थी तेरी दोस्ती, यही था तो तेरा प्यार। बीच में आ गई एक मीट की दीवार। अरे अरे, कहाँ फंस गया मैं? अगर मैंने इसको दिया नहीं तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। ऊपर से ये मेरे मीट को देख देख कर लार भी टपका रहा है। अब तो इसको देना ही पड़ेगा। भूत न चाहते हुए भी अपने हिस्से का मीट अपने दोस्त को दे देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर खाने लगते हैं। तभी भूत का शैतानी मन कुछ शैतानियां करने लगता है। अरे भाई, तुझे पता है, कई दिनों से हमने किसी को परेशान नहीं किया। काफी दिन हो गए हैं। चलना, किसी को परेशान करते हैं। ओम्फो, मीट खाते ही तेरा दिमाग धुर्राटे काट रहा है। तभी भूत अपने दोस्त से कहता है, अरे वो देख, कसाईयों का बाजार। हम इस कसाई बाजार से कई लोगों को परेशान कर सकते हैं। तुझे पता है कैसे? अरे नहीं यार, तूने बताया ही नहीं कैसे। हाँ तो सुन, हम रूप बदलकर इस कसाईयों के बाजार में मीट बेचेंगे और वो मीट और किसी का नहीं, इन गांव वालों का ही होगा। अरे वाह, क्या धांसू प्लान है। मान गए गुरुजी तुम्हें। चलो फिर कसाई बाजार को भूतिया कसाई बाजार बनाते हैं। भूत अपने कुछ और दोस्तों को भी साथ में बुला लेता है
और रात होते ही भूत अपने सभी दोस्तों से कहता है, चलो दोस्तों, अपना अपना रूप बदल लो। उसके बाद हम गांव के लोगों को मारकर अगले दिन बाजार में कसाई खाना खोलेंगे। भूत के सभी भूतिया दोस्त अपना अपना रूप बदल लेते हैं, जिसके बाद वो सभी गांव में शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। देखते ही देखते सभी भूत अपना एक एक शिकार ढूंढ कर उन्हें मार देते हैं। अब आएगा ना असली मजा। हमारी तैयारी पूरी है। बस कल का इंतजार है। काफी दिनों से हमने किसी को परेशान नहीं किया। कल देखना कितना मजा आएगा और उसके बाद देखना गांव वालों की क्या हालत हो जाएगी। सभी भूत सवेरे होते ही कसाई बाजार में अपनी दुकान लगा लेते हैं। तभी एक आदमी प्रमोद की दुकान पर आकर उससे कहता है, अरे भाई साहब, मीट कैसे दे रहे हो? दिखने में तो बिल्कुल ताजी लग रहा है। ताजी तो होगा ही, काट कर सीधा बेचने जो ले आया हूँ। प्रमोद उस आदमी को तुरंत मीट पैक करके दे देता है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश की दुकान पर भी एक बूढ़ी औरत मीट लेने आती है। ओ भैया, ओ लल्ला, कैसन दिए हो मीट? अम्मा, मात्र 180 रुपए में तुम्हारे लिए है, आओ ले जाओ। तभी वो बूढ़ी औरत एक जोरदार थप्पड़ कैलाश के मुंह पर मारती है, जिसके बाद बूढ़ी औरत कैलाश से कहती है, अरे फ्री में थोड़ी ले रही हूँ, 180 रुपए दूंगी, तब जाकर तू मुझे ये ताजी मीट देगा। अरे अम्मा, तो इतनी सी बात पर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? तभी बूढ़ी औरत एक और थप्पड़ मारती है और कैलाश से कहती है, हैं? अब तू मुझसे जबान भी लड़ाएगा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत अपनी चप्पल निकालती है और कैलाश के सिर पर बजाने लगती है। कैलाश के भूतिया दोस्त ये देखकर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे अम्मा अम्मा बस करो। अरे क्या कर रही हो? मार ही डालोगी क्या बेचारे बच्चे को? अरे छोड़ दो अम्मा, क्या नागमणि ही लेकर जाएगी अब? आज हम इस ससुरे के नाती को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे इका। अरे ये बूढ़ी औरत क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुलडोजर मेरे ऊपर चढ़ गया हो। अरे अम्मा, क्या खाती हो तुम ऐसा? अरे ससुरे के नाती, हम तो का खाएंगे, यहाँ आओ जरा। कैलाश के सभी भूतिया साथी उसे उस बूढ़ी औरत से बचाते हैं, जिसके बाद मोहन उस बूढ़ी औरत को बहला फुसलाकर एक तरफ ले जाता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वो उसका मीट अपनी दुकान में रख लेता है। ये लो, मैंने तो इस बूढ़ी औरत का किस्सा ही खत्म कर डाला। अब देखता हूँ कैसे फड़फड़ाती है। जो लोग भूतों से मीट लेकर जाते हैं वो सभी मीट को खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। एक विमला नाम की औरत अपने पति को मीट परोसती है। ये लीजिए, मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है आपके लिए, आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह डार्लिंग, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। लाओ जल्दी जल्दी दो, मैं आज सारा खत्म कर दूंगा। जैसे ही आनंद खाना शुरू करता है, खाते खाते उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद उसका शरीर नीला पड़ जाता है और वो अपनी पत्नी विमला से कहता है, अरे अरे डायन कहीं की, तूने मेरे साथ धोखा किया। तूने मुझे जहर खिलाया है। देख देख, मेरा शरीर नीला पड़ गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं मरने के बाद भूत बन जाऊंगा और तेरे को मार दूंगा। अजय, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं आपको क्यों मारूंगी? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे जानास बेटी, पहले मेरे लिए डॉक्टर को बुलाकर लेकर आ। विमला तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है, लेकिन डॉक्टर के चेक करने के बाद भी डॉक्टर आनंद का कुछ नहीं कर पाते, जिसके बाद विमला को कुछ समझ नहीं आता और वो यहाँ वहाँ सबसे मदद मांगने लगती है। तभी एक अघोरी बाबा उसके पास से गुजर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर विमला उनके पैरों में गिर जाती है और उनसे कहती है, बाबा बाबा, मेरी मदद करो, मेरे पति बहुत संकट में है, उन्हें बचा लो बाबा, उन्हें बचा लो। अघोरी बाबा विमला की बात मानकर उसके साथ उसके घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आनंद की यह हालत देखकर अघोरी उसके ऊपर एक मंत्र पढ़ता है और पवित्र गंगा जल उसके मुंह में डाल देता है, जिसके बाद आनंद पहले की तरह ठीक हो जाता है और जैसे ही वो उठता है वो सबसे पहले अपनी पत्नी विमला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अरे मैं तो तुझे अपनी जान समझता था और तूने मेरी ही जान ले ली। अभी बताता हूँ तुझे। तभी अघोरी बाबा आनंद से कहता है, तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जान लेने वाला तो कोई और ही है। तभी अघोरी बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद उनके सामने वो चारों भूत प्रकट हो जाते हैं। क्यों बुलाया है तूने तांत्रिक हमें यहाँ? तुम लोगों की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई है।
मेरी बात मानो, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना पड़ जाएगा। अगर हिम्मत है तो हमें यहाँ से भगा कर दिखा। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी वो भूत तांत्रिक की एक नहीं सुनते, जिसके बाद तांत्रिक को न चाहते हुए भी उन चारों के ऊपर मंत्रों के द्वारा पड़ी हुई भभूति और पवित्र गंगा जल छिड़कना पड़ता है, जिसके बाद वो चारों भूत अपने आप जलने लगते हैं और कसाई बाजार को भूतों से मुक्ति मिल जाती है। 3 जादुई सोने के मोर। सड़क किनारे 14 वर्षीय मुरली और राधिका नाम के 2 गरीब बच्चे मैले कुचैले कपड़े पहने आते जाते राहगीरों के आगे हाथ फैलाई कह रहे थे, अंकल मुझे खाने को दे दो, हम भाई बहन भूखे हैं। भूख से बेहाल राधिका आदमी के कपड़ों को खींचती है, जिससे चिढ़कर रईस आदमी गुस्से से भौहें चढ़ाकर रूखे स्वर में कहता है, चल दूर हट, अमीर तबके के लोग देखते रहीं कि लूटने चले आते हैं नाली के कीड़े, भुखनंगे भिखारी। निर्दयी अमीर व्यक्ति उसे झटक कर दूर फेंकता है, जिसके चलते राधिका के हाथ पांव छिल जाते हैं। माँ, ये अकड़ू लोग पैसों से अमीर और दिल से फकीर होते हैं। भैया हम इतने गरीब क्यों हैं? न हमारे पास रहने को छत है, न सर पर माँ बाप का साया। हम यतीमों के खातिर ये फुटपाथ ही हमारा घर है। राधिका, गरीबी से जूझ रहे गरीब लाचार भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोते और भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। समय गुजर रहा था। एक बार देर शाम दोनों एक सड़क के पास गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक गूंज सुनाई देती है। भैया सुना आपने? ऐसा लगा जैसे कोई परिंदा दर्द से करा रहा हो। दोनों की नजर जंगल के बाहर बेसुध पड़ी मोरनी पर आकर गड़ जाती है। वो फुर्ती से उसके पास आते हैं। अरे ये तो मोरनी बहुत जख्मी है, हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। मुरली उस घायल मोरनी को अपनी बाहों में थामकर आगे बढ़ता है और अगली भोर दोनों सोचते हैं, भैया हम भाई बहन के खातिर तो अपना पेट भरना ही दूभर है, हम इस मोरनी के खातिर दाना कहाँ से बटोरेंगे? ये अब से हमारे संग रहेगी राधिका। सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, परिंदों को इंसानों की तुलना में ज्यादा सर्दी लगती है। हमको इस मोरनी को जाड़े से बचाने की खातिर एक ढांचा तैयार करना होगा। नन्हे भाई बहन बुलंद हौसले को बांधकर कमर तोड़ मेहनत से टिकाऊ झोपड़ी तैयार करते हैं और उस मोरनी की खूब सेवा सहायता करते हैं, जिसके बाद मोरनी एकदम चंगी भली हो जाती है। तकरीबन 1 वर्ष के लंबे पड़ाव के बाद मोरनी बड़ी होकर गर्भवती होती है। भोली राधिका मोरनी को सहलाते हुए बोलती है, भैया इस मोरनी का पेट फूला फूला सा जान पड़ रहा है, लगता है इस मोरनी का परिवार बढ़ने वाला है। अब हमें इसके दाने पानी का बहुत विशेष ख्याल रखना होगा। दोनों भाई बहन मंदिर के बाहर बटने वाले खाने से अपना पेट भरते और दिन भर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख के तौर पर मिलने वाले सिक्कों से मोरनी के खातिर दाने मोल ले आते थे और उसे खिलाया करते थे। हम दोनों भाई बहन खुद आधा पेट खाकर इसे किफायती दाने खिला रहे हैं, फिर क्यों ये हर दिन मरियल होती जा रही है। एक रात मोरनी तेज दर्द में कराहती हुई बोल पड़ती है, उठो उठो। वो छटपटाते हुए चोंच मारकर उन्हें उठाकर कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मोरनी को बोलता हुआ देख दोनों उसे एक टक निहारते हुए कहते हैं, अरे तुम बोल सकती हो, मगर कैसे? हाँ, इतने समय से तुम हमारे संग रह रही हो, पहले तो तुम्हें इंसानों की तरह बोलते हुए नहीं सुना। दरअसल मैं एक जादुई मोरनी हूँ जो पंछीपुर नगर में अपने साथियों के संग रहती थी। जब मुझे थोड़ी शक्तियाँ प्रदान हुई तो मैंने मूर्ता में आकर उन शक्तियों से अपने साथियों को सताया, जिसके चलते गुरुदेव ने मुझसे मेरी शक्तियाँ छीनकर मुझे वहाँ से सदा के लिए निष्कासित कर दिया। मगर मेरे गर्भवती होते ही मेरी तमाम शक्तियाँ मेरे मोर बच्चों में समाहित हो चुकी हैं, जिन्हें मैं अगले कुछ ही क्षणों में जन्म देने वाली हूँ। वो तीनों जादुई मोर होंगे। जब तुम उन्हें दाना खिलाकर उन्हें सहलाओगे तो पहला मोर सोने में बदलकर सोना देगा और दूसरा मोर पैसे में बदलकर पैसा देगा और तीसरा मोर हीरे में बदलकर हीरा देगा। इससे तुम अपनी जरूरत को पूरा करना और जब भी तुम्हें जरूरत हो तो उनको दाना खिलाकर सहलाना, तो वो तुम्हें सोना पैसा हीरा देंगे। ये सुनकर हैरानी से उनकी आंखें फटी और मुंह खुला रह जाता है। अगले पल मोरनी 3 अंडे देकर दम तोड़ देती है। अंडों को तोड़कर 3 नन्हे मोर बाहर निकलते हैं। सवेरे उन्हें चराने की खातिर वो मैदान में लेकर जाते हैं। भैया ये जादुई मोर है कि नहीं,
इसका पता कैसे चलेगा? थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। पेट भरते ही तीनों मोर पंख फैलाकर कलरव करने लगते हैं। तभी एक तेज किरण पहले मोर पर पड़ते ही वो एकदम विशाल होकर कलगी से पंजों तक हीरे के चमचमाते मोर में ढलकर हीरे बरसाता है, जिसके बाद दूसरा मोर सोने और तीसरा पैसों के मोर में बदलकर उन्हें खूब सारा सोना, पैसा और हीरा देते हैं। ये तीनों तो सचमुच जादुई मोर है। मेरे खातिर तो ये जादुई मोर जिनके जादुई खजाने से भी बढ़कर हैं। खुशी के मारे उनकी आंखें चमक उठती हैं। वो सारे सोने, हीरे और पैसे को बटोरकर झोपड़ी में ले आते हैं। भैया, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये हीरे मोती कहाँ और किस भाव में बिकते हैं। अगर किसी ने हमें छोटा जानकर ठग लिया तो ऐसा नहीं होगा। 15 साल का मुरली होशियारी से काम लेकर उन्हें बेचकर बड़ा सा घर बार खरीदकर सुखद समृद्ध जीवन बिताने लगता है। कल तक हम भाई बहन चित्रों में जी रहे थे, मगर आज इन जादुई मोरों के कारण हम इतने रईस हो चुके हैं। हाँ भैया। जादुई मोर के करिश्मे से गरीब भाई बहनों का जीवन फर्श से अर्श पर चला आता है। एक दोपहर एक गरीब भिखारी कटोरा लिए उनकी घर की दहलीज पर आ खड़ा होता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे कोई है इस महलों में रहने वाला, अमीर दिल वाला? आवाज सुनकर दोनों बाहर आ धमकते हैं और भिखारी कहता है, अरे बच्चों, इस घर में कोई बड़ा नहीं है क्या? ये हमारा घर है जहाँ सिर्फ हम रहते हैं। अरे बच्चों, तफरी करने को मैं भिखारी ही मिला था। शायद तुम मेरी कंगाली का मजाक उड़ा रहे हो। जी नहीं, सचमुच ये हमारा ही बंगला है। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कहाँ से हासिल हुआ तुम्हें? ये दौलत शौहरत हमें 3 जादुई मोर ने दिया है। वो भिखारी को घर के भीतर लाकर कहते हैं, ये लीजिए, ये दाना अपने हाथों से इन मोरों को खिला दीजिए। भिखारी आगे बढ़कर मोरों को दाना खिलाता है। उनके पेट भरते ही वो जादुई सोने, हीरे और पैसे के विशाल रूप धरकर धन की बरसात करते, जब जिसे देख भिखारी के कदम पीछे सरकने लगते हैं। डरो मत, हम तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये सारा धन तुम्हारे खातिर है, इन्हें उठा लो। इनसे अब आप अपनी बिगड़ी अवस्था को सुधार सकते हैं। पेट की भूख ने मुझे भिखारी बना दिया था। तुम्हारी इस बड़ी मदद की खातिर शुक्रिया। भिखारी उन्हें दुआएं देकर चला जाता है और दोनों कहते हैं, हमारे गरीब जीवन की रेल तो पटरी पर आ गई। क्यों ना अब हम औरों की मदद करें। राधिका मोर को एक बार फिर दाना खिलाकर उन्हें सहलाते हुए कहती है, ए जादुई मोर, हमें और सारे हीरे सोने दो। जादुई मोर विशाल रूप धरकर सोने, हीरे और पैसे बरसाते हैं, जिन्हें लेकर वो गरीबों की मदद की खातिर निकल पड़ते हैं। मंदिर की सीढ़ी पर एक बुजुर्ग औरत लाठी धरे कहती है, अरे कोई तो इस बुढ़िया पर तरस खाओ। दोनों उसके पास आकर कहते हैं, काकी माँ, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? क्या बताऊं बच्चों, मेरी रीढ़ की हड्डी के झुकाव के चलते मैं सीधी खड़ी नहीं हो पा रही। इलाज के खातिर ढेरों रुपए चाहिए, पर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मुरली झोला टटोल कर बुढ़िया को हीरे, सोने और रुपया देते हुए कहता है, ये लो काकी, इन्हें बेचकर आपको भारी कीमत मिलेगी, जिससे आपकी मदद हो जाएगी। शुक्रिया बच्चों, शायद ईश्वर ने मुझ बूढ़ी के खातिर तुम्हारे रूप में अपना दूत भेजा है। अच्छा लगा देखकर कि इंसानियत अभी भी जीवित है। भैया, अभी भी इतने हीरे सोने शेष बचे हैं। हमें इन्हें ऐसे हाथों के हवाले करना होगा जिसे किसी गरीब बेसहारा की दुनिया बदल सके। वो दोनों एक अनाथाश्रम में आकर सारा धन वहाँ जमा करके घर आ जाते हैं। आज बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमने अपने जैसे कई लोगों की गरीबी को दूर किया है। अगर इन जादुई मोरों का भरसक साथ न होता तो ये सब कभी मुमकिन न होता। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं जादुई मोर। अंत में वो दोनों अपने जादुई मोर के साथ खुशहाल तौर से रहने लगते हैं। साथ ही जब कोई उन्हें मदद के लिए पुकारता तो वो बढ़ चढ़कर उनकी मदद करते हैं। जामुन के पेड़ पर 3 चुड़ैल। आधी रात के समय जंगल के अंदर एक जामुन का पेड़ होता है, जिसके ऊपर 3 बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं। अरे ओ मेरी बहन छाया और माया, बहुत दिन हो गए आज गांव की सैर लगाए हुए। चलो जरा गांव की सैर करके आते हैं। अरे मैं ये सब जानती हूँ कि तू गांव की सैर क्यों करना चाहती है। तुझे तो बस शिकार ढूंढने से मतलब है जिसे तू परेशान कर सके।
अरे अगर हम तीनों यहाँ से चली जाएंगी तो इस जामुन के पेड़ की रखवाली कौन करेगा? अगर किसी ने इस जामुन के पेड़ के जामुन खा लिए तो तुम दोनों जानती हो ना क्या हो सकता है। अरे हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलो ना एक छोटी सी सैर करके आते हैं। मैं जानती हूँ, तुम्हें कितना भी समझा लूं तुम नहीं मानोगी। चलो अब इतना कह रही हो तो एक सैर करके आ ही जाते हैं। आधी रात के समय छाया, काया और माया तीनों गांव की सैर करने के लिए निकल जाती हैं। गांव पहुंचते ही उन्हें एक आदमी पनघट पर पानी से नहाता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर काया कहती है, अरे वाह, देखो तो सही उसे कितने आराम से नहा रहा है। मेरा मन कर रहा है उसे थोड़ा सा परेशान करने का। चलो उसे थोड़ा परेशान करते हैं। तुम्हें तो बस लोगों को परेशान करने से मतलब है। अरे बेचारा नहा रहा है, उसे नहाने दो, क्यों परेशान कर रही हो? अगर तुम दोनों को मेरे साथ नहीं चलना तो मत चलो, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर काया उस आदमी को परेशान करने के लिए वहां पहुंच जाती है। सबसे पहले तो वो पनघट के पानी के अंदर घुस जाती है और डरावनी आवाज निकालने लगती है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो पनघट के पानी में डुबो डुबो कर तुम्हें मार दूंगी। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। ये सोचकर वो आदमी तुरंत अपने कपड़े पहनता है और पनघट के पानी से बाहर निकलकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद काया जोर जोर से हंसने लगती है और माया और छाया से कहती है, अरे देखा तुमने, मैंने किस तरह उसे डराया। कितना मजा आता है लोगों को डराने में। मैं तो जानती ही थी कि तुम गांव में सिर्फ इसीलिए आई हो ताकि तुम लोगों को डरा सको। अरे अगर मैं थोड़ी सी मटर गश्ती कर लूंगी तो क्या ही चला जाएगा। तुम्हें तो बस डांटने से ही मतलब है, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? जाओ तुम भी थोड़ा सा गांव की अच्छे से सैर करके आ जाओ। अरे नहीं नहीं, अब और नहीं, हम पहले ही बहुत देर से अपने जामुन के पेड़ से दूर हैं। अब हमें वापस चले जाना चाहिए। माया और छाया हवा में उड़कर जाने लगती है कि तभी काया भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में तीनों अपने जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें कुछ लोग जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वो तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। ओहो, इन लोगों ने तो हमारे जामुन के पेड़ के जामुन तोड़ लिए। अब हम क्या करें? अब हम कर भी क्या सकते हैं? ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम अगर हमें गांव की सैर कराने के लिए नहीं लेकर जाती तो शायद ये सब नहीं होता। अरे लड़ना बंद करो और कुछ सोचने की कोशिश करो। हमें उन्हें वो जामुन ले जाने से रोकना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत से बहुत ज्यादा बुरा होगा। छाया की बात मानकर माया और काया दोनों ही कुछ तरकीब निकालने की कोशिश करती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो गांव के लोग उस जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद छाया अपना रूप बदल लेती है और माया से कहती है, देखो माया, मैं अपना रूप बदल कर उन लोगों के सामने जा रही हूँ। मैं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगी। जैसे ही मैं उनका ध्यान भटकाऊंगी, काया तुम चारों तरफ अंधेरा कायम कर देना। माया तुम उसी वक्त उनके जामुनों को उनसे चुरा लेना। काया और माया छाया की बात मान लेती हैं। जिसके बाद छाया उन आदमियों के सामने जाकर उनसे कहती है, अरे अरे, इतनी रात में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इतनी रात गए तुम्हें इस जंगल में घूमते हुए डर नहीं लग रहा? मुझे कैसा डर, ये जंगल मेरा ही तो है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैं बचपन से इस जंगल में घूम रही हूँ। मुझे इस जंगल में घूमने में बहुत मजा आता है। वैसे तुम लोग इतने सारे जामुनों को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है इस जामुन के पेड़ से अगर कोई जामुन खा ले तो वो अमर हो जाता है। तो बस हम लोग इन जामुन को ले जाकर ऊंचे दामों में बेचेंगे और इन्हें खाएंगे भी, ताकि हम भी अमर हो जाए और लोग भी अमर हो जाएं, और साथ ही साथ हम अच्छा खासा पैसा भी कमा लें। उन आदमी की ये बात सुनकर छाया अचंभित रह जाती है। जिसके बाद छाया बातें कर करके उनका ध्यान भटकाने लगती है कि तभी अचानक से काया उनके चारों तरफ अंधेरा कायम कर देती है और उसी समय माया उन जामुनों को उनसे चुरा कर वहां से गायब हो जाती है। कुछ ही देर में जैसे ही उनके चारों तरफ से अंधेरा गायब होता है, उन्हें अपने सामने 3 बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे जामुन के पेड़ से बहुत ही आसानी से जामुन ले जाओगे? इस जामुन के पेड़ की रक्षा करने का फर्ज हमारा है और हम इस जामुन के पेड़ के जामुन किसी को भी नहीं ले जाने देंगे। अगर अगली बार दोबारा हमारे जामुन के पेड़ के आसपास भी नजर आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। अपने सामने 3 भयानक चुड़ैलों को देखने के बाद वो दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। जिसके बाद ये बात ये गांव के लोगों को